सो बेटा आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। हमें डिफरेंट डिफरेंट लॉज है वो यहाँ पे पढ़ने हैं। तो सबसे पहला लॉ जो हमारा है दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, तो इसको हम थोड़ा सा जल्दी कर लेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। अब बेटा जो ये पहला लॉ है ये आपका किसने दिया था? एंटनी लेवोशियर ने। दिस लॉ वाज गिवन बाय एंटनी लेवोशियर। कब? इन 1879। इन 1879 में ये लॉ आपको दिया गया था। और ये आपको पता है इस लॉ की स्टेटमेंट क्या है कि कोई भी एक केमिकल रिएक्शन है, इन ए केमिकल रिएक्शन mass of reactants becomes equal to mass of products। बेटा ये आप सबने पढ़ रखा होगा मेरे ख्याल से। हाँ, अभी पढ़ा था ना आपने 9th क्लास में ये mass of reactant becomes equal to Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके बेटा, तो ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन। और इसको हम ये भी कह सकते हैं मैटर कैन neither be created nor destroyed। मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर destroyed। ठीक है, हो गया बेटा। मैटर को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी एक केमिकल रिएक्शन के टाइम पे। और जो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ना, इसका एक नाम बेटा और होता है लॉ ऑफ इनडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। लॉ ऑफ इनडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर की मतलब मैटर को हम तोड़ नहीं सकते, ठीक है। इट कैन नाइदर बी क्रिएट और नाइदर बी डिस्ट्रॉयड। इट कैन नीदर बी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉयड। ये आपका कांस्टेंट रहेगा इन ए केमिकल रिएक्शन। अब हम यहाँ पे करेंगे आगे। फॉर एग्जांपल बेटा मैंने एग्जांपल में लिया कंबशन ऑफ कार्बन। कंबशन ऑफ कार्बन, आपको पता है कार्बन का कंबशन होगा C प्लस में हम क्या लेंगे O2। तो इन दोनों से कंबशन होके क्या बनेगा CO2। भाई कंबशन की कंडीशन नेसेसरी यही तो है कि ऑक्सीजन होनी चाहिए। तो अब आप यहाँ पे मास ऑफ रिएक्टेंट निकालो। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 और O का एटॉमिक मास कितना होता है 16। 2 O के लिए कितना हो जाएगा 34। तो टोटल आपका 44 ग्राम हुआ क्या मास ऑफ रिएक्टेंट। बेटा आपका मास ऑफ रिएक्टेंट कितना हुआ 44 ग्राम हुआ। ये इक्वल मिलेगा मास ऑफ प्रोडक्ट के। CO2 का मास निकालो, कार्बन का 12 और 2O का 32, ये भी हो गया 44 ग्राम। तो आपने यहाँ पे क्या नोट किया कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट है दैट बिकम्स इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। इक्वल हो गया ना बेटा। तो इसी लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बड़ा आसान सा लॉ है, इसके न्यूमेरिकल भी बड़े आसान। तो अब मैं आपको इस पे एक न्यूमेरिकल और बोल देती हूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट लॉ हम करेंगे क्योंकि ये लॉ तो आपने पहले कर भी रखा है। मैं अब कर दूं बेटा, हो गया? Yes, ma'am. ठीक है बेटा। तो अब पहला जो लॉ हमने किया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इस पर मैं आपको एक न्यूमेरिकल देती हूँ, वो न्यूमेरिकल आपको करना है। आप लोग स्टेटमेंट लिख ले साथ साथ। न्यूमेरिकल हमारा क्या है बेटा देखिए 4.9 ग्राम ऑफ KClO3। 4.9 gram of KClO3 when heated produced 1.92 gram of oxygen। 1.92 gram of oxygen and the residue
एंड द रेजिड्यू, रेजिड्यू में क्या, KCl लेफ्ट बिहाइंड, एंड द रेजिड्यू KCl लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है। वेइंग 2.96 ग्राम, 2.96 ग्राम। हाँ बेटा एक बार ना, अभी 34 स्टूडेंट्स हैं, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो। कौन लेगा, एक ही बार में लेना पूरा। जल्दी बताओ बेटा कौन लेगा। लक्षा। आयुध बेटा आप ही ले लेना, ठीक है, एक बार में ले लूं पूरा, अभी ले लें। वेइंग 2.96 ग्राम। शो मैम मैंने ले लिया। ले लिया, ठीक है बेटा, ओके बेटा आयुध रहने दो। शो दैट दिस डाटा फॉलो, show that this data follow law of conservation of mass, show that this data follow conservation of mass, ठीक है। तो देखिए बेटा बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ऐसे न्यूमेरिकल करने के लिए आपको सबसे पहले रिएक्शन लिखनी होती है बेटा। तो आप लोग खुद देखो रिएक्शन क्या बनेगी। अब इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप रिएक्शन बनाओ। 4.9 ग्राम ऑफ KClO3 व्हेन हीटेड। तो बेटा रिएक्टेंट हमारा क्या है, KClO3 है, और इसको हमने क्या किया, हीट किया। 4.9 ग्राम ऑफ KClO3 व्हेन हीटेड। तो हीट करने पर ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, बोलो, ऑक्सीजन। क्या प्रोड्यूस कर रहा है बेटा, ऑक्सीजन। एंड द रेजिड्यू, मतलब और साइड में क्या बचा है, KCl। तो KClO3 को हीट करोगे तो क्या क्या बनेगा, O2 बनेगा, प्लस में KCl बनेगा। अब इसको बैलेंस में कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे 2 मोल कर दिए KClO3 के, तो मैंने 2 मोल ही किसके बना दिए, KCl के। O यहाँ पे कितनी है, 2 3 जा 6, तो मैंने 3 मोल किसके ले लिए, O2 के। आपको रिएक्शन समझ में आई होगी, बैलेंसिंग तुम्हें करनी आती होगी बेटा, ठीक है। तो अब आप देखिए न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। तुम्हें कुछ KClO3 का मास गिवन दिया है, कितना, 4.9 ग्राम। ये आपको बेटा किसका मास दिया है, रिएक्टेंट का। ये आपको किसका मास दिया है, रिएक्टेंट का, ओके। अब ये कह रहा है जब इसको आपने हीट किया, जब आपने इसको हीट किया तो 1.92 ग्राम क्या बन रही है, ऑक्सीजन। 1.92 ग्राम तो क्या बन रहा है, ऑक्सीजन। साथ में जो आपका रेजिड्यू बचा है KCl, KCl का मास कितना है, 2.96 ग्राम। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ती हूँ तो इन दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा बेटा, 6 और 2 8, 9 और 9 18, 2 और 1 3, 4.88। तो अगर तुम कहो तो मैं 4.88 को राउंड ऑफ करके 4.9 ग्राम लिख सकती हूँ, लिख सकते हैं ना बेटा। तो अब आप बता दो यहाँ पे मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल आया मास ऑफ प्रोडक्ट के, बिल्कुल आ रहा है। मास ऑफ रिएक्टेंट becomes equal to mass of product। इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा कि जो ये न्यूमेरिकल है, इसका जो ये डाटा है, ये फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। हम KClO3 लिया, पोटाशियम क्लोरेट होता है KClO3। मैंने KClO3 का मास कितना लिया, 4.9 ग्राम लिया। ये कह रहा है व्हेन हीटेड, तो मैंने इसको हीट किया, हीट कर लिया। हीट करने पर ये प्रोड्यूस कर रहा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी प्रोड्यूस कर रहा है, 1.92 ग्राम। साथ में ये कोई रेजिड्यू भी निकाल रहा है, और वो रेजिड्यू कौन सा है, KCl है। और KCl का मास इसने दिया है 2.96 ग्राम, 2.96 ग्राम। तो इसने कहा आप बताओ जो ये डाटा है वो फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। तो अगर ये इस लॉ को फॉलो करेगा तो मास ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल होना चाहिए, मास ऑफ प्रोडक्ट के। रिएक्टेंट का मास कितना है, 4.9 ग्राम है। प्रोडक्ट का मास, ये दोनों ही आपके प्रोडक्ट बने हैं, इन दोनों का मास मैं ऐड कर लूं, दोनों का ऐड करने पर 4.88 आया, मतलब 4.9 ग्राम ही आया। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि मास ऑफ रिएक्टेंट है वो किसके इक्वल आ रहा है, मास ऑफ प्रोडक्ट के।
मास ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो बेटा यहाँ डाटा आपका सेम आ रहा है, मतलब ये फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। आया बेटा? अब इसके बाद बेटा हम सेकंड लॉ करेंगे, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब बेटा ये जो आपका लॉ है ये किसने दिया था? इट वाज गिवन बाय J.L. प्रोस्ट। ये लॉ बेटा किसने दिया था? J.L. प्रोस्ट ने दिया था। कब? इन 1799। इन 1799। ठीक है। अब इस लॉ की स्टेटमेंट क्या है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की, वो आप देखो। इस लॉ ने बेटा ये कहा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, a chemical compound is always formed to be some elements made up of same elements, always formed to be made up of same elements combined together in the fixed proportion by mass. In the fixed proportion by mass. बेटा देख के तो बड़ी अटपटी सी लग रही है इसकी स्टेटमेंट, बट इसका मतलब बड़ा आसान है, 2 मिनट में आप लोग समझ जाओगे। इसका मतलब ये है, जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो कंपाउंड में एलिमेंट होते हैं, जो उन एलिमेंट का मास रेशियो है वो हमेशा आपका फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल आप देखो, मैंने लिया H2O, हमने क्या लिया बेटा? H2O लिया। तो H2O एक कंपाउंड है, तो आप लोग ये बताओ जो ये H2O कंपाउंड है ये कौन कौन से एलिमेंट से बना है? तो आपको पता है H2O कंपाउंड में 2 एटम तो हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम ऑक्सीजन। ऐसा ही है ना बेटा? H2O कंपाउंड में 2 एटम तो हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम ऑक्सीजन। 2 तो यहाँ पे H के एटम है और 1 यहाँ पे ऑक्सीजन का एटम है। H का एटॉमिक मास कितना होता है? बोलो 1 होता है। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन का मिला के एटॉमिक मास कितना हो गया? 12। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। तो ये सिंपल फॉर्म में क्या आ गया? 1:8। क्या आ गया? 1:8। इसका मतलब ये है बेटा, जब भी वाटर मॉलिक्यूल बनता है, जब भी आपका वाटर मॉलिक्यूल बनता है तो हमेशा 1 पार्ट तो होता है हाइड्रोजन का और 8 पार्ट होता है ऑक्सीजन का। जब भी आपका वाटर मॉलिक्यूल बनेगा तो हमेशा बेटा 1 पार्ट तो हाइड्रोजन का होता है और 8 पार्ट आपका ऑक्सीजन का होता है। चाहे वो पानी आप जो पी रहे हो वो है, चाहे आपके घर का पानी है, चाहे ट्यूबवेल का पानी है, चाहे नहर का पानी है, चाहे तालाब का पानी है, पानी कहीं का भी हो, जब भी आपका वाटर बनता है हमेशा 1 पार्ट तो हाइड्रोजन होता है और उसमें 8 पार्ट क्या होता है? ऑक्सीजन। हमेशा बेटा यही होगा, 1 पार्ट हाइड्रोजन प्लस 8 पार्ट किसका होगा? ऑक्सीजन का। अब वो वाटर चाहे कहीं का भी हो, जब भी वाटर बनेगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास रेशियो फिक्स होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। हाँ बेटा, आपको ये बात समझ में आई? बोलिए बेटा। यस मैम। यस मैम। आया? ठीक है।
एक और एग्जांपल हम यहाँ पे Yes, ma'am. discuss कर लेते हैं। रब कर दूं ना? Yes, ma'am. चलिए एक और एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। मान लीजिए मैंने सेकंड एग्जांपल में कंपाउंड ले लिया CO2। हमने कंपाउंड ले लिया CO2। तो आपको पता है CO2 जो कंपाउंड है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। और यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। एक O का एटॉमिक मास होता है 16, तो 2 O का एटॉमिक मास कितना हो गया? 32। तो 12:32 है। सिंपल फॉर्म में क्या आ गया? 4 3 जा 12, 4 8 जा 32, 3:8 आ गया। ये 3:8 किसका रेशियो आ गया? कार्बन और ऑक्सीजन का। तो आप क्या कहेंगे? जब भी आपका CO2 मॉलिक्यूल बनता है तो हमेशा 3 पार्ट तो किसका होता है? कार्बन का। बेटा हमेशा 3 पार्ट तो किसका होगा? कार्बन का, प्लस में 8 पार्ट किसका होगा? ऑक्सीजन का। जब भी CO2 गैस बन रही है हमेशा 3 पार्ट कार्बन का होता है, 8 पार्ट ऑक्सीजन का होता है। अब बेटा बेशक वो CO2 गैस है वो फैक्ट्री से निकल रही हो, किसी भी चिमनी से निकल रही हो, या CO2 गैस को हम रेस्पिरेशन में एक्सहेल कर रहे हैं, या उस CO2 गैस को प्लांट इनहेल कर रहे हैं, चाहे कहाँ कैसे भी CO2 गैस बनी हो, कहीं से भी निकली हो, हमेशा CO2 गैस का मास रेशियो फिक्स रहेगा 3:8। इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, बताओ बेटा आपको ये समझ में आया? सेकंड पॉइंट कर लोगे? कोई डाउट है मुझे तो बताओ। No, ma'am. No, ma'am. ओके बेटा, वेरी गुड। तो अब इसके बाद इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है इस लॉ की, वो हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ जाके ये एप्लीकेबल नहीं हो पाता, इसकी लिमिटेशन क्या है। अब बेटा हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे लिमिटेशंस। अगर हम लिमिटेशंस की बात करते हैं तो जो ये आपका लॉ है ना, ये एप्लीकेबल नहीं हो पाता इन केस ऑफ आइसोटोप्स। इन केस ऑफ आइसोटोप्स पहली लिमिटेशन आएगा, इट इज नॉट एप्लीकेबल, it is not applicable in case of isotopes। बेटा आइसोटोप्स के केस में जो ये वाला लॉ है वो आपका एप्लीकेबल नहीं होता। कैसे नहीं होता वो आप देखो। मान लो मैंने गैस बनाई CO2, कार्बन के जनरली 3 आइसोटोप होते हैं, C12, C13 और C14। मान लो मैंने एक में तो कार्बन का आइसोटोप लिया C12 और एक में मैंने कार्बन का आइसोटोप लिया C14। ये दोनों कार्बन की आइसोटोप है, C12 भी और C14 भी। अब मैं इसमें मास रेशियो निकालूं कार्बन और ऑक्सीजन का, तो यहाँ C12 है तो कार्बन का एटॉमिक मास यहाँ पे 12 हो गए। 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 32 होता है। तो पहले केस में ये 3:8 आ गया। बेटा फर्स्ट केस में क्या आ गया? ये 3:8 आ गया। अब सेकंड केस आप देखो, यहाँ भी हमने CO2 लिया, लेकिन यहाँ कार्बन का कौन सा आइसोटोप है? कार्बन 14 आइसोटोप है। तो C/O हमने यहाँ पे किया, यहाँ कार्बन का एटॉमिक मास कितना लिया जाएगा? 14, क्योंकि बेटा यहाँ कार्बन 14 आइसोटोप ही तो है, तो अब कार्बन का मास यहाँ पे 14 लोगे। साथ में ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन का मास कितना हो गया? 32 हो गया। कितना हो गया बेटा? 32 हो गया। ठीक है, तो सिंपल फॉर्म में ये क्या आएगा? 7:16। अब आप देखो बेटा दोनों में CO2 ही बन रहा था, लेकिन दोनों में कार्बन और ऑक्सीजन का जो मास रेशियो वो डिफर कर गया। दोनों में बन तो CO2 ही रहा है, लेकिन दोनों में कार्बन की आइसोटोप अलग अलग थी, तो मास रेशियो भी अलग अलग आया। तो फिर ये लॉ कहाँ अप्लीकेबल रहा? ये लॉ तो क्या कहता है कि CO2 का तो मास फिक्स है 3:8। क्या यहाँ पे फिक्स हुआ? नहीं हुआ बेटा। अगर हमने कार्बन 14 आइसोटोप लिया तो CO का मास रेशियो कितना हो गया? 7:16 हो गया। तो चेंज हो गया। तो ये इस लॉ की कमी होगी। ठीक है, समझ में आया आपको? बेटा कर लोगे इस टॉपिक को आप? हाँ भाई, पहले आपको लिमिटेशन समझ में आई इसकी? Yes, ma'am. ठीक है,
सब बच्चों को समझ में आई? Yes, ma'am. चलो अब इसकी एक लिमिटेशन और है, वो हम और डिस्कस करते हैं। ये रब कर दो बेटा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके बेटा, अब इसके बाद हम सेकंड लिमिटेशन करेंगे, और सेकंड लिमिटेशन है different compounds exist in a same mass ratio. Different compounds exist in a same mass ratio. कि भाई अलग अलग कंपाउंड है, उसके बाद भी उनका मास रेशियो सेम है। डिफरेंट कंपाउंड है बट दे एग्जिस्ट इन सेम मास रेशियो। अब कैसे बेटा, वो आप देखिए, मैंने यहाँ पे दो कंपाउंड लिखे। एक तो मैंने लिखा C2H5OH, इसको हम बोलते हैं इथेनॉल। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? इथेनॉल कहते हैं। और एक मैंने लिया CH3OCH3। अब ये सब हमने कर रखा है चैप्टर 4 में IUPAC में। हाँ, हो सकता है आप लोग थोड़ा सा भूल गए हो, बट हमने करा जरूर था ये सब कुछ। ROR, ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है? ईथर। इसका नाम होता है डाइमिथाइल ईथर। बेटा अगले टेस्ट में आएगा ये, वहां पर पढ़ेंगे अब, ठीक है? तो आप देखो ये दोनों कंपाउंड अलग अलग है। एक में फंक्शन ग्रुप है अल्कोहल और एक में फंक्शन ग्रुप है ईथर। दोनों कंपाउंड यहाँ पे अलग अलग है। भाई ये कंपाउंड तो आपका अल्कोहल है और ये कंपाउंड आपका ईथर है। बोथ आर डिफरेंट कंपाउंड, लेकिन फिर भी अगर आप इसमें एलिमेंट का मास रेशियो निकालोगे ना तो वो सेम ही आएगा। चलिए आप खुद करके देखो। अब आप ये बताओ C2H5OH है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? तो बेटा इसमें 3 एलिमेंट है, एक तो कार्बन, एक हाइड्रोजन और एक आपका ऑक्सीजन। तो मैंने कर लिया C/H/O। यहाँ भी 3 ही एलिमेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो अब इनका मास रेशियो हम निकाल लेते हैं। टोटल यहाँ पे कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। एक कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है? 12। तो 2 का क्या हो गया? 24। अब यहाँ H एटम की बात करें, टोटल बेटा यहाँ H एटम कितने हैं? 5 और 1 यहाँ है 6, तो 24/6 हो गया। अब O का एटॉमिक मास बताओ। O अकेला एक ही एटम है, और O का एटॉमिक मास कितना होता है? 16 होता है। तो ये सिंपल मास रेशियो में क्या हो जाएगा? बताओ बेटा, ये 12, ये 3 और ये 8, ये इसका सिंपल मास रेशियो हो गया। अब आप यहाँ पे बात करो CHO का मास रेशियो, आप यहाँ भी निकालो। तो बेटा इस केस में क्या होगा? वही 2 कार्बन है, 1 2, टोटल 2 कार्बन है तो 24 होगा मास रेशियो। अब H की बात हम करते हैं। H यहाँ पे टोटल कितने हैं? 3 और 3 6 है, तो H मैंने फिर से 6 कर दिए। अब O एटम की बात करो, O एटम एक ही है तो 16 ही आया, तो इसका भी सेम मास रेशियो आया 12/3/8। तो अब ये क्या बेटा? अलग अलग कंपाउंड है, अलग अलग कंपाउंड है, बट उनका मास रेशियो फिक्स आ रहा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो इस जगह भी ये लॉ फेल हो गया। ये इस बात को प्रूफ नहीं कर पाया कि अलग अलग कंपाउंड होने के बावजूद भी उनका मास रेशियो सेम क्यों आता है। ठीक है बेटा, तो ये आपका सेकंड लॉ पूरा हुआ, दैट इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। बेटा मेरे ख्याल से आपको ये लॉ समझ में आया होगा। बेटा कर लोगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा तो अब Yes, ma'am. नेक्स्ट करेंगे। Yes, ma'am. ये रब कर दूं ना? ऐसे आपके 4 लॉ है टोटल, 2 हमारे हो गए, 2 अभी बचते हैं। ये 2 तो आपने 9th क्लास में भी पढ़े थे, मे बी इनसे आगे भी सर ने आपको करवाए हो। एक बार फिर हम पढ़ लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे थर्ड लॉ, और थर्ड लॉ है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है ये किसने दिया? गिवन बाय डाल्टन्स।
गिवन बाय डाल्टन्स। ठीक है बेटा, और डाल्टन्स ने ये कब दिया? 1804। 1804। ठीक है। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो है, इसकी स्टेटमेंट क्या है, ये लॉ क्या कहता है वो आप ध्यान से देखिए। व्हेन टू एलिमेंट्स combine to form two or more than chemical compound, then mass of elements which combine with a fixed mass of other bear a simple ratio to one another. बेटा ये लॉ क्या कहता है? when two elements combine to form two or more than two compound. बेटा दो एलिमेंट है वो आपस में कंबाइन करते हैं और वो आपस में कंबाइन करके अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं। तो जो मास ऑफ एलिमेंट है जो कंबाइन कर रहे हैं फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट के साथ, दैट बियर्स ए सिंपल रेशियो टू वन अनदर। ठीक है। अब बेटा इसका एग्जाम्पल वगैरह जो है